थी जो दादाजी को खाना पसंद था। जो सब्जियां खुद उगाई जाती हैं उन पर ज्यादा भरोसा होता है, साथ ही ये अच्छी एक्सरसाइज भी है। सच कहूं तो पहले मुझे खेतबाड़ी का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब दादाजी के साथ मिट्टी खोदना, बीज बोना, पानी देना, ये सब मुझे बेहद सुखद लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे ये अपनापन मेरी हड्डियों में बसा हुआ है। जब हाथ मिट्टी को छूते हैं तो दिल में एक ऐसी शांति महसूस होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं खेत में झुककर खीरे के पौधों के लिए सहारा बना रहा था, जबकि दादाजी घर से पानी लेने गए थे। उन्होंने कहा था कि वो पौधों को पानी देंगे। तभी अचानक गेट के बाहर कार का हॉर्न बजा और कोई जोर जोर से आंगन का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, हियानचेन, जियानचेन, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा छोटा भाई हैं, तुमसे मिलने आए हैं। वो जानी पहचानी और घिनौनी आवाज सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मैंने भौहें सिकोड़ ली। सोचने की भी जरूरत नहीं थी। जरूर इन्हें पता चल गया होगा कि मैं जिंसी में अमीर हो गया हूँ, विला खरीद लिया है और वहीं बस गया हूँ, इसलिए फायदा उठाने के लिए चले आए हैं। सच में ये लोग बहुत चिपकू आत्माएं हैं। मैं खड़ा हुआ और हाथों की मिट्टी झाड़ दी। तीनों के चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। कानाऊ सबसे पहले बोला। जैसे ही उसने मुंह खोला सीधे शिकायत करने लगा, भैया कमाल है, आपने तो हमें ही बेवकूफ बना दिया। क्या अभी भी अपने परिवार के साथ चालें चलते हो? देखो, तुम्हारे पास अब बीजिंग में अपना अलग विला है, इतना बड़ा आंगन, इतना सुंदर घर, और तुम अपने भाई और माँ बाप को अंदर बैठने तक नहीं बुला रहे। देखो माँ और पापा कितने परेशान हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम जिंसी में अमीर हो गए हो, वो तुरंत चले आए। पूरा रास्ता बहुत मुश्किल था और माँ पापा थक गए हैं। मैंने कानाऊ का बेशर्म चेहरा देखा। उसका आत्मविश्वास सच में काबिले तारीफ था। कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मैंने हाथ साफ किए और उसे ठंडी नजर से देखा। जानाऊ, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? तुम लोगों ने ही तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ लिया था। उस सर्टिफिकेट पर तुम लोगों ने खुद साइन किए थे, अपने अंगूठे के निशान भी लगाए थे। तो अब जैसे ही सुना कि मेरे पास पैसा है, फायदे लेने फिर आ गए। मेरी बेरुखी सुनकर कानाऊ के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, दत्त तेरे की, क्या सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे पास पैसा है तुम खुद को बड़ा समझते हो? तुम्हें इंसानों की तरह बात करना नहीं आता? आखिर हैं तो बस कुछ गंदे नोट ही। इतना घमंड किस बात का? इंसानों की तरह बात? क्या तुम उसके लायक हो? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, आंखों में तंज भरा हुआ था। वो घर जो मैंने शादी के लिए तैयार किया था, अब तुम्हारे नाम पर है। वो घर मैंने 8 साल की मेहनत और बचत से खरीदा था, और तुम लोगों ने चालबाजी करके मुझसे छीन लिया। पहले मेरी चीजें वापस करो, उसके बाद एक शब्द और बोलना। मेरी बात सुनकर तीनों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में घबराहट चमक उठी। मेरे पिता हकलाते हुए बोले, तुझे कैसे पता? हमने तो ये सब चुपके से किया था। तुझे कैसे पता चला कि घर आओ आओ के नाम ट्रांसफर कर दिया गया? मैंने हाथ पोंछने वाला कपड़ा एक तरफ फेंका और गुस्से से बोला, मुझे शुरू से पता था। मैं बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी अपनापन नहीं होगा। तुम तो मुझे विदेश भेजकर बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। कुछ पल के लिए मेरे पिता के चेहरे पर अपराध बोध आया, लेकिन फिर वह सीधा खड़ा हो गया और चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हारे खिलाफ चाल चली? तुम हमारे बेटे हो, जियानाओ तुम्हारा भाई है। हमें पालना और हम पर पैसा खर्च करना तुम्हारा फर्ज है। उनकी बेशर्मी देखकर मैं हंस पड़ा। बकवास, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। ये सुनते ही माँ और पिता दरवाजे पर बैठकर रोने और चिल्लाने लगे। हाय भगवान, कितना अन्याय है। बड़ा बेटा नालायक निकला। इसके पास पैसा है लेकिन हमें बुढ़ापे में सहारा नहीं देता। इसे अपने माँ बाप की जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं। हाय नालायक बेटा। उनकी रोने की आवाज सुनकर मैंने अपने कान ढक लिए और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुम दोनों कौन हो? मेरे कोई माँ बाप नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास है। क्या तुम्हारा एक बेटा नहीं है? देखो जियानाओ, जल्दी करो। अपने माँ बाप को इतना रोने क्यों दे रहे हो? क्या बुरा बेटा है? मेरी बात सुनकर पिता गुस्से से पागल हो गए और मुझे धक्का देने की कोशिश की। मैंने सीधे उनका हाथ पकड़ लिया। अब भी मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे छूने के भी लायक हो? दादाजी गिर गए थे और घायल हो गए थे। तुम लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया और छोड़ दिया, और मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तुमने मेरा घर मेरे भाई के नाम कर दिया ताकि उसे अपना एक पैसा भी खर्च न करना पड़े। मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो तुम लोग मुझे बर्मा भेजने के लिए धोखा देने लगे। ऐसे होते हैं माँ बाप। क्या तुम्हें ऊपर वाले के न्याय का डर नहीं? यह कहकर मैं हंस पड़ा। असल में मैं तो सिर्फ तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। इंसान जो करता है आसमान सब देखता है। भगवान जानता है कि तुम लोग इसके लायक नहीं हो। उस समय मैं तुम्हारे लिए विला, हवेली, कार खरीदने वाला था, और तुम दोनों को बुढ़ापे के लिए कई कई मिलियन देने वाला था। इतने में शोर सुनकर दादाजी अपनी छड़ी के सहारे बाहर आ गए। वो गुस्से से कांप रहे थे। बहुत हो गया, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे बताओ, माता पिता का सम्मान किसे कहते हैं? इतने सालों से चेन ने सब कुछ अपने दम पर किया है, और तुम लोग स्वार्थी भी हो और उसे नुकसान पहुंचाना भी चाहते थे। उसका वो घर बहुत कीमती था, तुम्हें दे दिया, वही बहुत था। अब और क्या चाहिए? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई चेन को फर्ज और सम्मान सिखाने की? चलो
मुझे बताओ तुम कितने फर्ज निभाने वाले हो। चेन चेन ने मेरे इलाज पर लाखों खर्च किए हैं, पहले वो सारा पैसा वापस करो। इतना कहते हुए दादाजी सीधे फूलों की क्यारी तक गए, एक गमला उठाया और उनकी तरफ फेंक दिया। तीनों डर कर तुरंत पीछे हट गए। जब उन्होंने देखा कि दादाजी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वे पलटे और भागकर कार में बैठ गए। पापा पापा गुस्सा मत होइए। दादाजी मैं आऊं हूं। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है। मैंने दादाजी को पकड़ लिया और उन्हें शांत किया। दादाजी ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, कहीं खुद को चोट न लगा लें। उन्हें भागते देखकर बूढ़े दादाजी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इन लोगों को मैं बहुत पहले से पहचानता हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये तमाशा तो उस एक्सरसाइज जितना भी नहीं है जो मैं जियान दादी के साथ चौक में डांस करते समय करता हूँ। चेन चेन डरना मत, ऐसे लोगों को बस एक सबक की जरूरत होती है। चलो घर चलते हैं, दादाजी तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा मीठे पैनकेक बनाएंगे। मैं मुस्कुराया और दादाजी को सहारा देकर अंदर ले गया। काम की बात करें तो मैं लगभग सब कुछ सुलझा चुका था। दादाजी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि उन्हें दुनिया दिखाने के लिए यात्रा पर ले जाऊंगा। उन्होंने अपनी जवानी में मेरे लिए बहुत मेहनत की थी और जब मैं काम करने लगा तब मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। अब मेरे पास समय था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर एक मिनट भी और बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए जैसा सोचा वैसा किया। मैंने पूरा आइटिनरी तैयार किया और दादाजी के साथ हमारे देश के खूबसूरत नजारों की यात्रा शुरू कर दी।